दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जो है वो होती है। अगर आज मैं यहाँ आप सभी के समक्ष बैठा हूँ तो मेरा उद्देश्य है किसी विषय को आपको पढ़ाना। और अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी किसी विषय को जानने की इच्छा से, उद्देश्य से ये वीडियो देख रहे हैं। इसी तरह आप कोई भी छोटी बड़ी कार्य करें, उस कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होती ही होती है। अभी आप यहाँ कह सकते हैं कि सर मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, मैं दिन भर मोबाइल पर बैठकर रील्स देख रहा हूँ। तो वहाँ भी आपका उद्देश्य है। आपका उद्देश्य क्या है? आप समय को व्यतीत कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य है टाइम पास करना। इसी तरह हर छोटे बड़े कार्य के पीछे उद्देश्य होता है, यहाँ तक कि आपका सांसों का लेना, पलक का झपकना, हर चीज़ के पीछे उद्देश्य छुपी है। दोस्तों, ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आज जिस विषय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस विषय को पढ़ने से पहले उद्देश्य को समझना जरूरी है। उद्देश्य को अंग्रेजी में पर्पस कहा जाता है कि किस पर्पस से, ठीक है। तो आज हम लोग काव्य शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोग काव्य प्रयोजन को पढ़ने जा रहे हैं। काव्य प्रयोजन क्या है? आचार्यों ने काव्य प्रयोजन को कैसे परिभाषित किया है, क्या क्या काव्य के प्रयोजन बताए हैं, उन सब को हम लोग जानेंगे। प्रयोजन का सामान्य अर्थ होता है प्रयोग करना या फिर उपयोग करना या फिर उद्देश्य। तो यहाँ हम लोग प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य से लेंगे, ठीक है। तो प्रयोजन का मतलब क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। तो काव्य प्रयोजन, जो कवि जो है, जो काव्य की रचना करता है, कोई कवि अगर काव्य की रचना कर रहा है तो उस काव्य की रचना करने के पीछे उसका क्या प्रयोजन रहा है, उसका क्या उद्देश्य रहा है, उसका क्या पर्पस रहा है, उसको हम लोग समझेंगे। इस प्रश्न को लेकर विभिन्न आचार्य, विभिन्न कवि, विभिन्न रचनाकार अलग अलग अपना अपना मत देते हैं। वो लोग अलग अलग प्रयोजन को बताते हैं, सभी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा रोचक होने वाला है, लेकिन मैं आप सभी से सर्वप्रथम ही ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। चीज़ को पूरी तरह से समझने के लिए आपको अंत तक बने रहना जरूरी है। बीच में ही वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपका ज्ञान जो है, आपका नॉलेज जो है वो आधा अधूरा रह जाएगा और आधी अधूरी नॉलेज जो है वो खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले पूरा वीडियो को देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद सेकंड टाइम वीडियो में आकर इसको लैंडस्केप करके HD फुल HD में वो करके जो नोट्स मैंने दिया है उसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि काव्य शास्त्र जैसे कठिन से कठिन टॉपिक को भी आपको बहुत संक्षिप्त में और बहुत ही ऑथेंटिक वे में पढ़ाता हूँ और साथ ही साथ आपको नोट्स भी देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगती होगी। तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में आप लिखिए कि प्रयोजन का सामान्य अर्थ होता है प्रयोग करना, उपयोग करना या फिर उद्देश्य। और काव्य प्रयोजन से तात्पर्य है कि कोई कवि जो कविता लिखता है, उस कविता को लिखने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है। चलिए, यहाँ बात ये आ गई कि कवि ने अगर कविता लिखी है तो कोई ना कोई उद्देश्य से लिखा होगा। हो सकता है वो धन की प्राप्ति के लिए लिख रहा हो या यश की प्राप्ति के लिए लिख रहा हो। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई पाठक वर्ग उस कविता को पढ़ रहा है, कोई उस कविता को पढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? पाठक वर्ग। तो उस पाठक वर्ग को क्या उसमें प्रयोजन मिलता है, मतलब कि वो किस उद्देश्य से उस कविता को पढ़ रहा है। तो ये जो प्रयोजन शब्द है वो कवि तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वो पाठक वर्ग पर भी आता है, ठीक है। अगर पाठक वर्ग भी उस कविता को पढ़ रहे हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से ही पढ़ रहे हैं। तो ये उद्देश्य शब्द जो है वो कवि और पाठक वर्ग दोनों के लिए ही प्रयोग की गई है। कहा जाता है कि कोई भी कार्य जो है वो निष्प्रयोजन नहीं होता। जैसे मैंने पहले कहा आपको कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छुपी रहती है। उसी तरह कविता जो है, कवि जो कविता रच रहा है वो भी निष्प्रयोजन नहीं है, उसके पीछे भी कोई ना कोई प्रयोजन है। अब कवि क्यों लिख रहा है, किस उद्देश्य से लिख रहा है, ये बात बड़ा रोचक बात है। क्योंकि कवि किस उद्देश्य से लिख रहा है,
किस प्रयोजन से लिख रहा है, इस पर विभिन्न संस्कृत के आचार्यों ने, हिंदी के कवियों ने, हिंदी के आलोचकों ने अपनी अपनी मत जाहिर की है और अपने अपने प्रकार से कविता के विभिन्न प्रयोजन, कविता के विभिन्न उद्देश्य को उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो उसी चीज़ को लिखना, उसी चीज़ को जानना काव्य प्रयोजन कहलाती है। अब अंतिम लाइन में आप लिखिएगा कि अब आगे विभिन्न आचार्यों, कवि, रचनाकार एवं आलोचकों द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजन जो है वो विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित, जी हाँ, हम लोग उनके उदाहरण भी देंगे, तो उदाहरण सहित निम्नलिखित है। चलिए अब सीधे काव्य प्रयोजन पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग संस्कृत के आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजन को समझेंगे। काव्य प्रयोजन की बात करें तो काव्य प्रयोजन की सर्वप्रथम चर्चा भी जो है वो अन्य विषयों की तरह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। जी हाँ, भरत मुनि जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनकी ग्रंथ नाट्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन की चर्चा जो है वो देखने को मिलती है। वो काव्य प्रयोजन के विषय में बताते हुए लिखते हैं कि दुखार्थनम, श्रमार्थनम, शोकार्थनम, तपस्विनम विश्रांति जननम काले नाट्य में तदे भविष्यति धर्म यशस्यम आयुष्य हितम बुद्धि विवर्धनम लोको उपदेश जननम नाट्य मेत्यते भविष्यति। ठीक है, तो थोड़ी लंबी है, थोड़ी कठिन है, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। अब इस कठिन को आप लोग आसानी से समझिए कि दरअसल इस श्लोक के द्वारा जो भरत मुनि है वो क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ भरत मुनि कहना चाहते हैं कि जो दुखी व्यक्ति है, जो श्रम करके थका हुआ व्यक्ति है और जो शोक से व्याकुल आकुल व्यक्ति है, उसको शांति एवं सुख प्रदान करना ही कविता का प्रयोजन है, काव्य का प्रयोजन है। ठीक है, यहाँ चीज़ को समझिए कि जो कविता है वो लोगों के पीड़ाओं का चित्रण भी होती है। ठीक है, तो वो बहुत जो दुखी व्यक्ति हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा श्रमिक है, श्रमिक करके थका हुआ है, जीवन से थका हुआ है, और उसी तरह जीवन शोक भरे जीवन से व्याकुल व्यक्ति, उनको शांति, आनंद, सुख पहुंचाना जो है वो काव्य का प्रयोजन है। उन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं, जिसमें है धर्म, यश, आयु वृद्धि, हित साधन, बुद्धि का विकास, उपदेशक। धर्म से तात्पर्य आप समझ ही रहे हैं कि काव्य जो क्या है वो एक धर्म समान मानी जाती है, और यश से तात्पर्य है कि प्रसिद्धि, ख्याति पाना। ठीक है, जो कवि कविता लिख रहा है वो प्रसिद्धि और ख्याति पाने के लिए, फेमस होने के लिए कविता जो है वो लिखता है। उसी तरह आयु वृद्धि से तात्पर्य है कि जब कवि कविता लिख रहा है या फिर पाठक वर्ग कविता को पढ़ रहा है तो वो शारीरिक रूप से तो बड़ा हो ही रहा है, और शारीरिक रूप के साथ साथ वो मानसिक रूप से भी उसमें बौद्धिक विकास जो है वो बढ़ रही है, वो बड़ा हो रहा है। हित साधन से तात्पर्य है कि कविता जो है, कवि जो है, कविता वो दूसरों के हित के लिए लिखता है। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए लिखता है। और बुद्धि का विकास से थोड़ा पहले भी मैंने कहा कि कविता लिखने से कवि की और जो पढ़ रहे पाठक वर्ग के, उनके बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, बुद्धि का डेवलपमेंट होता है। और उपदेशात्मक मतलब कि कविताओं में उपदेश भरी होती है। कवि जो है कविता के माध्यम से लोगों को, पाठक वर्ग को कोई ना कोई उपदेश, कोई ना कोई ज्ञान दे रहा होता है। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इन 6 काव्य प्रयोजन के, काव्य के उद्देश्य की चर्चा की है। चलिए आचार्य भरत मुनि के पश्चात अब हम लोग आचार्य दंडी की चर्चा करते हैं। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य दर्श में काव्य प्रयोजन के स्थान पर वाणी प्रयोजन का प्रयोग किया। जी हाँ, उन्होंने काव्य प्रयोजन ना कहकर उस शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उन्होंने वाणी प्रयोजन कही, मतलब कि वाणी, जो कवि जो वाणी का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य कहा है। और वो वाणी प्रयोजन को बताते हुए लिखते हैं कि शब्दा हव्यम ज्योति रासम सारम ना दीप्यते। तो अर्थात उन्होंने कहा है कि शब्द रूपी ज्योति से अंधकार मिटती है। यहाँ अंधकार जो है वो निराशा का प्रतीक है,
और ज्योति जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। अब आचार्य भामह के मत को समझते हैं। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में काव्य प्रयोजन को परिभाषित करते हुए, काव्य प्रयोजन को बताते हुए वे लिखते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निषेधम। अर्थात धर्म, अर्थ, अर्थ से तात्पर्य है धन, ठीक है। एक तो धर्म, दूसरा अर्थ, और अर्थ से तात्पर्य है धन की प्राप्ति, ठीक है। उसके बाद काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं की निपुणता तथा कीर्ति, कीर्ति से तात्पर्य है यश, प्रसिद्धि, और प्रीति, प्रीति से तात्पर्य है आनंद की प्राप्ति को ही काव्य का मुख्य प्रयोजन जो है वो माना है। आचार्य भामह ने आचार्य भरत मुनि के काव्य प्रयोजन को और परिष्कृत रूप दिया। आचार्य भरत मुनि ने अपने काव्य प्रयोजन में, अपने नाट्य शास्त्र में काव्य का प्रयोजन में आनंद नाम की चर्चा जो नहीं की थी, और उसको आचार्य भामह ने जोड़ दिया। आचार्य भामह के अनुसार काव्य का सृजन करना कवि का धर्म होता है, और दूसरा कवि जो है काव्य की रचना कर रहा है, काव्य की सृजन कर रहा है, तो उसके पीछे वो इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। वो धन की प्राप्ति की आशा से काव्य जो है वो रच रहे हैं। इसी तरह काव्य उनकी काम है। काव्य रचने से कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। उसी तरह काव्य को रचने से कलाओं में निपुणता आती है तथा प्रसिद्धि मिलती है, कवि को प्रसिद्धि मिलती है, वही आनंद मिलती है। और आनंद कवि को नहीं मिलती, आनंद किसको मिलती है? आनंद पाठक वर्ग को मिलती है। कवि को भी मिलती है, कविता लिखते हुए कभी कभी आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन कवि से ज़्यादा जो पाठक वर्ग है तो उस कविता को पढ़ते हुए वो आनंदित होते हैं। अब आचार्य भामह के बाद में आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजन को समझते हैं कि आचार्य जो मम्मट थे उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में बहुत अच्छी तरह विचार विमर्श करके, बहुत अच्छी तरह रिसर्च करके उन्होंने काव्य प्रयोजन को लिखा है। वे काव्य प्रयोजन के विषय में लिखते हैं कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेतर्तये संग परिनिवृत्य कांता समित्योपदेश युजे। ठीक है, तो अब इसका अर्थ क्या है कि वो कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन जो है एक तो यश की प्राप्ति है, दूसरा अर्थ की प्राप्ति है, अर्थ में आपको बता चुका हूँ कि धन की प्राप्ति है, और लोक व्यवहार, लोगों को उद्देश्य देने के लिए ये काव्य जो है, कवि जो है काव्य का सृजन करता है और अनिष्ट चीज़ों का नाश कराती है। काव्य जो है वो अनिष्ट और अहित चीज़ों को नाश कराती है। उसी तरह काव्य आत्मा शांति कराती है, आत्मा शांति की प्राप्ति के लिए है, मतलब कि आनंद की प्राप्ति के लिए है, और कांता स्मृति अर्थात कि कर्तव्यों का उपदेश देने के लिए है, आपको अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए भी काव्य जो है, कविता जो है वो आपको शिक्षा देती है, और अंतिम काव्य जो है वो उपदेश देती है। काव्य का प्रयोजन उपदेश देना भी होता है। वहीं अब संस्कृत आचार्यों की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं कि आचार्य वामन ने आनंद और यश को ही काव्य का प्रयोजन माना है। किसने? आचार्य वामन ने आनंद और यश, एक तो आनंद दूसरा यश को उन्होंने काव्य का प्रयोजन माना है। रुद्रट ने यश प्राप्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। वही कुंतक जो है वो 3 काव्य प्रयोजन बताते हैं, एक फल प्राप्ति, दूसरा ज्ञान प्राप्ति और तीसरा आनंद प्राप्ति। ठीक है, तो आचार्य कुंतक 3 प्रयोजन बताते हैं, एक फल प्राप्ति, उसके बाद दूसरा ज्ञान प्राप्ति, कविता जो है वो ज्ञान अर्जित करने का मार्ग होती है, और अंतिम आनंद की प्राप्ति तो होती ही होती है। दोस्तों यहाँ आप लोगों ने देखा कि मैंने सभी के श्लोक्स को नहीं लिखा, 2-4 का अगर आप लिख देंगे
तो पर्याप्त होगा। अब सभी जो आचार्य थे उन्होंने काव्य प्रयोजन के विषय में क्या कहा, क्या क्या बताई, सबको हम लिखने भी लगेंगे तो बहुत अधिक विषय जो है वो लंबा हो जाएगा। इसलिए मुख्य मुख्य को हम लोगों ने लिख लिया और 2-4 की चर्चा हम लोगों ने बहुत ही संक्षिप्त में कर दी, लेकिन निश्चिंत रहिए हम लोगों ने चर्चा अवश्य कर दी है। अब इसके अतिरिक्त हम लोग हिंदी के रचनाकारों, हिंदी के कवियों के द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजन को भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग संस्कृत के आचार्यों को सिर्फ लिखेंगे तो उतना पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए हम लोग हिंदी के कवियों एवं रचनाकारों द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजन को भी हम लोग लिखते हैं। आगे लिखिए कि संस्कृत आचार्यों के अतिरिक्त हिंदी के कवियों, हिंदी के रचनाकारों, हिंदी के आलोचकों ने भी काव्य को परिभाषित करने का भी प्रयास किया है और काव्य के प्रयोजन को भी उन लोगों ने बताया है, जिसमें तुलसीदास काव्य प्रयोजन के विषय में लिखते हैं कि कविता जो है स्वांत सुखाए है, मतलब कि निज सुख प्राप्ति के लिए, मतलब कि खुद को सुख प्राप्ति कराने के लिए कवि जो है वो काव्य लिखता है, निज सुख के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो कविता जो है लिखता है। लेकिन वे आगे फिर लिखते हैं कि कविता में सबके हित होनी चाहिए। उस पर वो लिखते हैं कि कीर्ति भनित भूति भली सोई, कीर्ति भनित भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई, सुरसरी सम सब कर हित होई। अर्थात वही कविता और उस कविता के माध्यम से कमाई गई धन या फिर यश जो भी है, वही कविता, वही संपत्ति अच्छी होती है जो सबके हितकारी हो, जो सबके हित के लिए काम आए। मतलब कि तुलसीदास कह रहे हैं कि कवि द्वारा लिखी गई वो कविता सबसे अच्छी कविता है और वो कविता की मुख्य प्रयोजन है कि वो सबके हित के लिए हो। कबीर ने कविता को ज्ञान से जोड़ा, क्योंकि वो ज्ञान की बात करते थे, वो मोक्ष प्राप्ति की बात करते थे, आत्मा और परमात्मा की बात करते थे, तो उन्होंने कविता का प्रयोजन को ज्ञान से जोड़ा। वही मलिक मोहम्मद जायसी ने कविता का प्रयोजन यश से जोड़ा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पद्मावती कविता लिखी है, ऐसी रचना लिखने के बाद यश की प्राप्ति तो हो निश्चित ही उनको मिलनी ही चाहिए। ठीक है, और यश प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति जो है वो काव्य का मुख्य प्रयोजन भी है, क्योंकि देखिए कभी तो इंसान तो मनुष्य तो एक न एक दिन मर जाते हैं, लेकिन यश की प्राप्ति मरने के बाद भी उनको अमर बनाए रखती है। उनके द्वारा लिखी गई काव्य, उनके द्वारा लिखी गई रचना जो है उनको अमर अजहर बना देती है। अब रीतिकाल के रचनाकार कुलपति के अनुसार काव्य जो है वो यश, आनंद और धन की प्राप्ति के लिए लिखी जाती है। देखिए रीतिकालीन कवियों का आपको इसी तरह काव्य प्रयोजन या फिर काव्य परिभाषा मिलेगी। क्यों? क्योंकि रीतिकालीन जो समाज था, जो उस समय का तत्कालीन जो समाज था वो राज दरबारी समाज था। जितने भी रचनाकार हुए उनमें से अधिकतर रचनाकार जो है वो धन की प्राप्ति के लिए किसी आश्रयदाता के अंदर रहते थे और काव्य की रचना करते थे। ठीक है, वो अपने राजा, अपने आश्रयदाता को खुश कराने के लिए, उनसे स्वर्ण मुद्रा पाने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कविताओं में करते थे। तो रीतिकालीन कवियों द्वारा दी गई अगर आप काव्य प्रयोजन को देखेंगे तो उन्होंने मुख्य रूप से एक तो धन प्राप्ति को लिखा है, दूसरा यश प्राप्ति, क्योंकि यश प्राप्ति होगी उनका नाम जो है वो सुप्रसिद्ध हो जाएगा, वे फेमस हो जाएंगे, तो यश की प्राप्ति के लिए भी लिखा है, और साथ ही साथ आनंद के लिए। रीतिकालीन कविता ही नहीं, रीतिकालीन कवियों ने भी आनंद को काव्य प्रयोजन में स्वीकार किया है। तो मुख्य रूप से रीतिकालीन कवियों ने इन 3 प्रयोजन को ही उन्होंने मुख्य प्रयोजन जो है वो माना है। यहाँ हम लोग सभी रीतिकालीन या फिर सभी भक्तिकालीन कवियों की द्वारा दी गई काव्य प्रयोजन की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को नोट्स जो है वो संक्षिप्त में लिखनी है। अब शुक्ल ने लोक मंगल की साधना, ठीक है, लोक मंगल की साधना को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। मतलब कि काव्य जो है वो लोगों के हित के लिए लिखी जाती है। और वही छायावादी कवि मैथिली शरण गुप्त जो है वो कविता का प्रयोजन जो है, कविता का उद्देश्य जो है वो मनोरंजन और उपदेश से जोड़कर देखते हैं।
तो इतना लिखने के बाद देखिए हम लोगों ने बहुत लोगों की चर्चा कर ली, हम लोगों ने कुछ संस्कृत के आचार्यों की चर्चा कर ली, कुछ हिंदी कवियों की भी चर्चा कर ली। अब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखिए कि उपयुक्त चर्चित काव्य प्रयोजन के अतिरिक्त और बहुत सारे विभिन्न संस्कृत के आचार्यों ने, हिंदी के कवियों ने, रचनाकारों ने, आलोचकों ने भी अपने अपने तरह से काव्य प्रयोजन पर अपना विचार प्रस्तुत किया है। चर्चित विषय से हम लोगों ने ये जान लिया कि जो काव्य का प्रयोजन है वो मुख्य रूप से यश की प्राप्ति है, धन की प्राप्ति है, आनंद प्राप्ति है, लोक व्यवहार का ज्ञान है, उपदेश देना भी है, कलात्मक को कला को बढ़ावा देना भी है, बौद्धिक विकास को बढ़ाना भी है, और आत्मानुभूति, अपने अनुभूति को साझा करना भी है, और ज्ञान प्राप्ति भी है। तो ये सब जो है वो काव्य का मुख्य प्रयोजन है। तो निष्कर्ष में आप इतना लिख दीजिए, ये जो मैंने आपको नोट्स दिया वो 3 या 4 पृष्ठों का, 4 पृष्ठों का तो वो अवश्य ही होगा। अगर आपसे काव्य प्रयोजन पूछा जाए और आप इतना भी लिख कर आएंगे तो आपको संपूर्ण अंक जो है वो अवश्य मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों काव्य प्रयोजन आपको समझ में आई होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद में शायद आपको दूसरी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए अगर नेट की बात करें तो आपको एक एक आचार्यों, एक एक कवियों के डेफिनेशन को देखना पड़ेगा, लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए ये पर्याप्त है, काफ़ी है, और इसमें जो दिया गया है वो नेट के लिए भी काम आएगा ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आई होगी। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कुछ पूछना हो, कोई सुझाव देना हो या फिर अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक अवश्य कर दीजिए, और इसी तरह अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब थैंक्स के ऑप्शन पर जाकर आप मुझे छोटी सी अमाउंट को प्यार भरा भेंट के तौर पर दे सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।